हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी इसकी बात की थी कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट किया जाता है। बाकी होता क्या है पहले हम वो समझते हैं यहाँ। तो देखो, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होने वाला। लेकिन यहां पे देखो, एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही है और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वापस रिपीट कर रही है, तो ऐसा जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज होना अलग बात होती है, डायरेक्शन चेंज होना अलग बात होती है। सपोज एक वायर कंसीडर करते हैं, इस वायर में ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होना मतलब बी से ए करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, मतलब कभी करंट ए से बी जाए और कभी बी से ए जाए, तो ये डायरेक्शन चेंज होना है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायरेक्शन चेंज होना ज्यादा जरूरी है बजाय के मैग्नीट्यूड चेंज होना। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और ना भी हो, लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, डेफिनेशन लिख करके लिखेंगे इसमें बेटा, a current which direction sorry a current which changes its direction a current which changes its direction after a fixed time interval is called alternating current its magnitude may change or may not तो जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, कंडीशन है कि डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है एक फिक्स टाइम इंटरवल में। मतलब अपने रिपीटेशन होगी डायरेक्शन की, थोड़ी देर ऐसे, फिर थोड़ी देर अपोजिट, फिर थोड़ी देर इस डायरेक्शन, फिर थोड़ी देर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। जैसे कुछ अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल लिखते हैं। एक करंट ऐसा है, देखो, आई का टी के साथ ग्राफ बना रहे टाइम के साथ। पहले करंट पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, ऐसे। ये वैल्यू है आई नोट और ये है माइनस आई नोट। देखो, इसका जो रिपीटेशन टाइम है वो इसके बाद से रिपीट कर रही है, इतने टाइम के बाद वापस से देखो ऐसी ही कंडीशन बन गई है, फिर वापस ऐसे। ये है इसका हाफ टाइम पीरियड, ये है ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड, ऐसे चलती जाएगी इसकी रिपीटेशन। टी यहां पे टाइम पीरियड है, ठीक है, टी है टाइम पीरियड। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जिस टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड में रिलेशन तुम जानते हो 1/t होता है, पर सेकंड कितने रिपीटेशन है वही फ्रीक्वेंसी है। इस वेव को बोलते हैं स्क्वायर वेव। ये स्क्वायर वेव है, मतलब जो करंट है इसको स्क्वायर वेव मतलब बेटा ऐसी जो वेव है इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है, ये एक एसी करंट है। यदि हम बात करें एग्जांपल, सपोज ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव कुछ ऐसी होती है, इस टाइप से। ये प्लस आई नोट है, ये माइनस आई नोट है,
T/2, सॉरी T/4, T/2, 3T/4 और ये T, ये है बेटा। देखो यहां से चला पॉजिटिव में, फिर ऐसा ही निगेटिव, फिर पॉजिटिव में, फिर निगेटिव, तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट हो गया, टाइम पीरियड T हो गया। एक बात करते हैं हम सॉटूथ वेव, नाम है बेटा बस इनका। सॉटूथ वेव कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की। इतना ही निगेटिव में जाएगा, मतलब ये देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ट्रायंगुलर और इसमें ये ऐसे जा रही है, फिर अचानक से इतना ही पॉजिटिव आ गई, फिर ये इधर गई, फिर अचानक से पॉजिटिव आ गई, इस टाइप से रिपीट कर रही है। इसका टाइम पीरियड इतना हो जाएगा, ये T/2 हो जाएगी, ये I0 है, ये जो है -I0 हो जाएगा। ये सॉटूथ वेव है, ऐसे शार्प कॉर्नर बनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, सॉटूथ हो गया, एक साइन वेव। ये देखो I0 -I0 IT कर्व है, ये साइन कर्व है बेटा। देखो साइन का जो हमने कर्व जानते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल है AC के। जैसे हम बात करें ये IT, ये AC नहीं है बेटा, ये AC नहीं है, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पॉजिटिव, तो ये AC नहीं है। ऐसी हो तो ऊपर बड़ा पल्स है, नीचे छोटा पल्स है, ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम गलत बन गया, जानबूझ के बनाया, थोड़ी देर के लिए चेंज हो रहा है, तो भी ये AC है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे हो थोड़ी देर के लिए रही हो, फिर भी ये क्या है, AC करंट। इसमें कोई दिक्कत बेटा? तो ये सिर्फ हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कि AC करंट कौन कौन से थे, इनके बारे में अच्छे डिटेल में स्टडी करेंगे आगे बाद में हम। लेकिन जो सबसे जो मेनली फेमस जो करंट लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, वो ये है, साइनसोइडल करंट बोलते हैं। मतलब इसका ग्राफ जो है साइन की तरह वेरी कर रहा है। जो कोई भी करंट है, इस टाइप की कोई भी करंट होती है, उनको साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है, हार्मोनिक वेव्स बोलते हैं इनको। किसी भी वेव को साइन और कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं। पर देखो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो ये वाली करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। बाकी ये भी अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे ग्राफ बेटा प्लॉट कर लो, इन सारे ग्राफ्स को लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम कुछ बातें करेंगे एवरेज करंट और आरएमएस करंट, इनकी बात करते हैं। एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पहले बात करेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज करंट, ठीक है। जैसे देखो बेटा, वैसे तो एवरेज की वैल्यू मान जानते हैं हम, लेकिन यहां करंट के लिए एवरेज करंट कैसे डिफाइन करते हैं एसी के लिए, उसकी बात करें तो देखो ये एक वायर है बेटा, ठीक है। इस वायर से आई करंट पास कर रहा है, एक एसी करंट है, आई एसी बोल दिया मैंने इसको, एसी करंट पास कर रहा है। यहां मैंने कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो पास करने वाला चार्ज है, चार्ज पासिंग दिस क्रॉस सेक्शन,
Q इज इक्वल टू आएगा IAC इंटू dt का इंटीग्रेशन, IDT। IDT का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आ जाता है बेटा, इसका चार्ज, ये एरिया अंडर IT कर्व है जो बताता है टोटल चार्ज जो इससे पास किया है। एक ऐसा ही हम DC लेते हैं, DC करंट, ये वायर है सेम वायर, लेकिन इस बार हम एक कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं जिसको हम एवरेज करंट का नाम दे देते हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट, ठीक है। ये जो करंट है कैसा है, कांस्टेंट, इससे पास कर रहे हैं। यहां भी हमने लूप लिया है, तो टोटल चार्ज फ्लो वो आएगा Q इज इक्वल टू I एवरेज इंटू टी। जितने टाइम तक हमें ये चार्ज फ्लो निकालना है, यहां t टाइम में निकालेंगे तो 0 से t तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट है, तो बेटा जब करंट कांस्टेंट होगा तो I इंटू dt का इंटीग्रेशन, I तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो, और dt बन जाएगा टाइम, तो मतलब करंट इंटू टाइम चार्ज आ जाएगा, ये कांस्टेंट के केस में। अब देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं। एवरेज करंट को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि AC करंट किसी t टाइम में जितना एक वायर से, एक क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज फ्लो करने के लिए जो कांस्टेंट करंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है। मतलब सेम चार्ज फ्लो करना चाहते एक वायर से, एक केस में AC है, दूसरे केस में हम कांस्टेंट करंट ले रहे हैं, तो वो जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू आएगी वो उस AC की एवरेज वैल्यू आएगी उस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे एवरेज करंट की डेफिनेशन, फिर ये लिखेंगे। पहले डेफिनेशन में लिखेंगे बेटा, लिख लो डेफिनेशन में। एवरेज करंट is that amount of constant current, average current is that amount of constant current for which charge passes through any wire is exactly equal to that of, या फिर exactly equal to charge passed by that wire due to flow of AC current, ठीक है। मतलब दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है। मतलब मैं कह सकता हूं I एवरेज इंटू टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन IAC अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के साथ इंटीग्रेशन 0 से t। तो I एवरेज वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन IAC dt 0 से t अपॉन t। ये इसकी एवरेज करंट आ गई। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एरिया अंडर IT कर्व डिवाइड बाय टाइम। ये तीनों ही एवरेज करंट को डिफाइन कर रहे हैं, वही चीज लिखी हुई है बेटा। टोटल चार्ज बोल दिया, एरिया अंडर IT कर्व बोल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ IAC dt अपॉन t, ठीक है। ये हो गया एवरेज वैल्यू। एवरेज करंट जो है, यदि कुछ भी, वैसे तो टाइम बताएगा कि इतने टाइम के लिए एवरेज वैल्यू चाहिए, सही तरीका तो यही है कि वो इन्फॉर्म करेगा कि इतने टाइम 0 से लेकर के इतने तक या इतने से इतने तक एवरेज बताओ। अदरवाइज फिर भी नहीं बताता है तो फिर हम कहेंगे कि हाफ टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे। यदि नहीं बताता तो हाफ टाइम के लिए। हाफ क्यों, क्योंकि आगे बात करेंगे हम फुल टाइम के लिए निकालते हैं, तो नॉर्मली जो हम करंट वाले अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं उसमें इसकी वैल्यू 0 आ जाती है।
क्योंकि जितना चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो करेगा उतना ही बी से ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए वो टोटल 0 हो जाता है। तो इसलिए वो हाफ टाइम पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी नोट करो, पहले इसको नोट कर लो। और ये ध्यान रखना बेटा, यदि वो टर्म मेंशन नहीं करता टाइम का तो फिर हम हाफ टाइम पीरियड के लिए ही एवरेज की कैलकुलेशन करेंगे। नोट कर लो इसको, लिख लिया बेटा? नीचे लिख भी लेना। इफ टाइम पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज करंट, if time period for calculation of average current is not given, then calculate it for half time period, then calculate it for half time period. RMS करंट, ये है रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, देखो नाम से ही पता चला है रूट मीन स्क्वायर। लेकिन करते हैं इसका अपोजिट, सबसे पहले स्क्वायर, फिर लेते हैं उसका मीन, फिर लेते हैं उसका रूट, देन बनता है आरएमएस करंट। ठीक है, इसको देखो डेफिनेशन क्या है इसके पीछे, उसकी बात करते हैं। जैसे हमने वहां चार्ज फ्लो लिया है, ऐसे देखो सेम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक रेजिस्टेंस से मैंने एसी करंट फ्लो करवाया, रेजिस्टेंस आर। ठीक है बेटा, दूसरे केस में मैंने एक ऐसा कांस्टेंट करंट एक रेजिस्टेंस से फ्लो करवाया जिसको मैंने नाम दे दिया IRMS, ये कांस्टेंट करंट। मैं चाहता हूं कि दोनों में हीट जो है वो सेम हो जाए। वहां चार्ज सेम क्या था, दोनों में हीट, किसी टाइम t में जो हीट कंजम्पशन है वो दोनों में क्या रहे, सेम। तो हीट प्रोड्यूस इन टाइम t, ये आएगा IAC का स्क्वायर, I स्क्वायर R पावर होगी और टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक। लेकिन इस केस में हीट प्रोड्यूस की बात करें तो ये हो जाएगी I स्क्वायर R, ये I जो है कांस्टेंट है बेटा, I स्क्वायर R कांस्टेंट आ गया, इनटू t, दोनों को क्या कर दो, सेम। तो I स्क्वायर R इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t IAC का स्क्वायर R इंटू डी टी। R से R तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो I जो आएगा इसको RMS करंट बोलेंगे, और ये आएगा रूट ओवर इंटीग्रेशन 0 से t IAC का स्क्वायर dt अपॉन t। तो ध्यान से देखो, केवल रूट को यदि थोड़ी देर के लिए हटा दे, छोड़ दे, तो ये लिखा हुआ है एक इंटीग्रेशन I स्क्वायर का और t से डिवाइड। यहां देखो I का टाइम के साथ इंटीग्रेशन है t से डिवाइड, मतलब ये I की एवरेज वैल्यू है और ये एक्चुअल में I स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है, फिर उसका रूट लिया है। तो ऐसे ध्यान रखना, पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसकी एवरेज निकाल लो और फिर उसको रूट कर दो, तो देन आएगा आरएमएस करंट। पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं पहले, तो इसको लिखने से पहले इसके क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो लिखो रूट मीन स्क्वायर करंट में डेफिनेशन में लिखेंगे RMS current is that amount of constant current, RMS current is that amount of constant current for which heat produced in a fixed time interval, heat produced in a fixed time interval is equal to
इज इक्वल टू heat produced by AC current, heat produced by AC current, ठीक है। और फिर ये दोनों में हीट सेम कहते हैं, उसमें चार्ज सेम क्या था, इसमें हीट, ये इनका कंसेप्ट है मेन आरएमएस, और इसके लिए एप्लीकेशन भी ऐसा ही होता है। आरएमएस का हम जब भी एनर्जी हीट की बात करेंगे तो आरएमएस करंट का यूज करते हैं हम। चार्ज फ्लो की बात की जाती है तो एवरेज करंट का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी कभी भी यदि मान लो करंट के बजाय हमें वोल्टेज का आरएमएस एवरेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए देखो जहां करंट है वहां एसी वोल्टेज रख देंगे तो वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन टी एवरेज वोल्टेज आ जाएगा। आरएमएस वोल्टेज के लिए वी स्क्वायर डी टी अपॉन टी रूट ले लेंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। पर हमने डेफिनेशन करंट के लिए देखी है क्योंकि फ्रिक्वेंटली काम जो आता है वो करंट आता है, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत। अब अलग अलग केस में देखो एक चीज और ध्यान रखना, यदि तुम्हें टाइम मेंशन नहीं किया है कि किस टाइम इंटरवल के लिए आरएमएस निकालना है तो बाय डिफॉल्ट हमें कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकालना होता है, क्योंकि यहां जीरो होने का चांस नहीं है क्योंकि हमने करंट का क्या कर दिया स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, कभी जीरो नहीं होगा सम इनका। तो नीचे लिख भी लेना इसको, इसको नोट करके नीचे लिखो, इसको नोट कर लो, पहले लिख लो बेटा, नीचे लिख लो। If for calculation of RMS current, for calculation of RMS current, if time interval is not given, if time interval is not given, then calculate it for complete time period. Then calculate it for complete time period. कर लिया नोट? ओके, मिटा रहा हूं बेटा अब। अब जो एग्जाम्पल हमने देखे थे अल्टरनेटिंग करंट के, उनके लिए एवरेज और आरएमएस की बात करते हैं। जैसे पहला लेते हैं स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव है, इस टाइप से, ये T/2 है, ये T, ठीक है, ये I0 है और ये -I। तो पहला पार्ट करते हैं इसका, फाइंड एवरेज करंट फॉर 0 to T, 0 से T तक, यहां तक का एवरेज करंट निकालना है। तो मैं कहूंगा I एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ IT कर्व डिवाइड बाय टाइम। यदि मैं यहां से यहां तक का एरिया देखता हूं तो टोटल एरिया हो जाएगा बेटा 0। क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ये निगेटिव एरिया आएगा। देखो ये I0 इंटू T/2 प्लस का आएगा और ये I0 इंटू T/2 माइनस का आएगा। नीचे है एरिया वो निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है, जितना चार्ज इधर पास करेगा उतना उधर पास कर जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए एवरेज 0 आ गया। इसीलिए कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए नहीं निकालते क्योंकि टोटल एरिया क्या आ जाता है? 0। सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड I एवरेज फॉर 0 to T/2। 0 से T/2 के लिए एवरेज करंट की बात करते हैं, तो ये वाला बात। तो मैं कहूंगा I एवरेज विल बी इक्वल टू, कितना आएगा बेटा? एरिया ये आएगा I0 इंटू T/2 डिवाइड बाय टाइम T/2, कैंसिल हो गया, I0। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? I0। यदि वैसे भी सोच के देखो,
यदि पूरे टाइम इंटरवल में एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो वही तो उसकी एवरेज वैल्यू आएगी, क्योंकि एवरेज वैल्यू में क्या होती है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट। और यदि पूरे टाइम ही कांस्टेंट है तो वही उसकी क्या बन जाएगी, एवरेज वैल्यू। एवरेज तो तब निकालनी पड़ती है ना जब करंट घट बढ़ रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी एक एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू निकालनी होती है। जब हमेशा सेम है तो वो तो ऑब्वियसली बात है, आई एवरेज आई नोट के इक्वल ही आना था। और टोटल के केस में जीरो इसलिए आ जाता है क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना निगेटिव एरिया। तो नॉर्मली यदि इसकी ऐसा पूछा जाए कि स्क्वायर वेव का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है उस क्वेश्चन को अच्छे से पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आंसर दे देंगे कि आई नोट होगा। लेकिन यदि वो मेंशन करता है कि कंप्लीट टाइम पीरियड में बताओ, देन उसका आंसर जीरो होगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इस बार पूछ लिया फाइंड आरएमएस करंट। आरएमएस करंट की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, वैसे तो मेंशन नहीं किया लेकिन हमें पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो आई आर एम एस ये होगा रूट ओवर, अब इसका स्क्वायर का मीन निकालना होता है तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, यही होता है। तो देखना आई आर एम एस रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर। तो ध्यान से पहले ये अलग है, ये अलग है करंट, तो इसलिए पहले आई नोट स्क्वायर पॉजिटिव का लेंगे, डी टी 0 से t/2 तक, प्लस फिर t/2 से t तक कितना है, माइनस आई नोट स्क्वायर इंटू डी टी, डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड तो t है, रूट 4 ओल के है बेटा ये। तो ये आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर, ये वैल्यू देखो आई नोट स्क्वायर का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो ये आ जाएगा t/2 प्लस माइनस आई नोट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन तो यही आएगा, तो ये बन जाएगा आई नोट स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा t/2 डिवाइड बाई टी, ये बन गया। तो आई आर एम एस जोड़ोगे तो t हो जाएगा कैंसिल, और वापस से आई नोट आ जाएगा। अच्छी बात है, आर एम एस वैल्यू आई नोट आ गई। वैसे जरूरी नहीं है सेम आए, लेकिन इस केस में सेम क्यों आई है देखो। एक्चुअली में बेटा ध्यान से देखो कि ये है, ये पॉजिटिव का करंट है, उतना ही ये निगेटिव का करंट है। पॉजिटिव और निगेटिव को दिक्कत होती है एवरेज में, क्योंकि सीधा करंट का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन आरएमएस में हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो सोचो आई नोट का स्क्वायर करो या माइनस आई नोट का स्क्वायर करो, दोनों केस में स्क्वायर तो दोनों सेम हो जाएंगे, आई नोट स्क्वायर ही आएगा। फिर उसकी एवरेज निकालो, यदि इसके आई नोट स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहिए करंट के स्क्वायर का, तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी आई नोट स्क्वायर के ऊपर, आई नोट स्क्वायर कांस्टेंट लाइन आएगी। तो जब कांस्टेंट है फिर उसका मीन लेते हैं, पहले स्क्वायर किया फिर मीन लिया। अब सोचो कांस्टेंट का मीन तो मैंने अभी बताया था सेम वही आएगा, फिर उसका रूट लेंगे तो वापस से आई नोट आ जाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यहां से एक चीज तो पक्का है कि इसका स्क्वायर करेंगे इधर t/2 तक, 0 से t/2 तक का स्क्वायर करो या t/2 से t तक का स्क्वायर करो, एकदम सेम ग्राफ मिलने वाला है, सेम एरिया मिलने वाला है, फिर रूट लोगे तो सेम वैल्यू आने वाली है। तो ये यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर ली हमने कि यदि आरएमएस वैल्यू पूछा होता 0 से t तक पूछा है, जो कि इक्वल होगा आई आरएमएस 0 से t/2 तक, जो कि इक्वल होगा आई आर एम एस t/2 से t तक, तीनों इक्वल होंगे आर एम एस करंट। चाहे इसका स्क्वायर कर लो, चाहे इसका स्क्वायर कर लो, चाहे टोटल का स्क्वायर कर लो, तीनों केस में क्या आने वाले सेम। ध्यान से देखना, तुम कहोगे सर यहां तो t/2 करोगे तो ये तो हाफ हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो सोचो एकदम गायब हो जाएगी, सिर्फ यही वाली टर्म आएगी, तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा, तो उस केस में करंट वापस से क्या आ जाएगा, आई नोट आ जाएगा। ध्यान रखना, चाहे इतने का निकालो आरएमएस, चाहे इसका निकालो, चाहे टोटल का निकालो, चाहे पूरे का निकालो, इसकी वैल्यू आई नोट ही आ जाएगी आरएमएस की वैल्यू। कोई दिक्कत बेटा? तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए। इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे लिखेंगे इसको, आगे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखो बेटा, बिठाता हूं।
ये था स्क्वायर वेव। नेक्स्ट लेते हैं ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव देखो बेटा, ये ट्रायंगुलर वेव माइनस आई नोट मैक्सिमम है, ये आई नोट मैक्सिमम है, ये T/2 है, ये T है। ठीक है। पहला आई एवरेज फॉर 0 to T, बिना सोचे समझे लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव एरिया, निगेटिव एरिया, टोटल एरिया 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 0 से T तक। तो सेकंड आई एवरेज फॉर 0 to T/2, 0 से T/2 क्या होगी वो बतानी है, मतलब यहां से यहां तक। तो ध्यान से देखो, आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया क्या बनेगा बेटा, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस T/2 इंटू हाइट आई नोट डिवाइड बाई टाइम T/2, तो T/2 से T/2 कैंसिल हो गया, आई नोट बाई 2 आ गया। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई, आई नोट बाई 2। तो यहां से यहां तक आई नोट बाई 2, यहां से यहां तक निकालते तो वो माइनस का आई नोट बाई 2 आ जाती। तो ये इसकी एवरेज करंट आ गई। और वैसे भी बेटा देखो, ये जो वेरिएशन है लीनियर वेरिएशन है, करंट का कैसे वेरिएशन है, लीनियर। तो जब भी लीनियर वेरिएशन होता है तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल का, या मैं कहूं मिनिमम और मैक्सिमम, जो ये 0 और ये आई नोट है, इसका मिड पॉइंट होती है। इस लाइन का एवरेज निकालोगे तो आई नोट बाई 2 आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा इसका। यदि मैं थर्ड पार्ट करूं, आई एवरेज फॉर 0 to T/4, 0 से T/4, ये है T/4। तो देखो एवरेज वैल्यू होती है एरिया अपॉन टाइम, तो बताओ क्या आ जाएगी, एरिया देखो इस टोटल ट्राइंगल का एरिया से इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। तो एवरेज करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ नहीं हो। ध्यान से देखो, एरिया जो है इसका आई एवरेज, एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेस बन जाएगा T/4 इंटू हाइट आई नोट, लेकिन नीचे टाइम से डिवाइड करते हैं। तो पहले वो T/2 टाइम के लिए था, अब T/4 के लिए है, तो T/4 डिवाइड करेंगे। तो देखो ये तो फिर से कैंसिल हो गया और फिर से इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई नोट बाई 2। तो एक्चुअली बेटा ध्यान ये रखना चाहिए कि एरिया ज्यादा है लेकिन टाइम भी तो ज्यादा है। ये एरिया हाफ हो गया, टाइम भी हाफ हो गया। अब बताओ T/8 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस बार सेम नहीं आएगा क्योंकि T/8 मतलब ये। अब देखो 0 से T/8 का एरिया और T/8 से T/4 का एरिया इस बार सेम आने वाला नहीं है, इसलिए वो सेम नहीं रहेगा। ये ध्यान से देखो, ये हाफ और ये हाफ दोनों आइडेंटिकल एरिया हैं, तो उस केस में सेम रह जाएगा, लेकिन इससे और कम करोगे तो फिर सेम नहीं रह पाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट, फाइंड IRMS निकालना है। अब देखो थोड़ा ध्यान से ध्यान देना बेटा, आरएमएस के लिए सबसे पहले करना होता है स्क्वायर। हमें पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालना पड़ेगा 0 से लेकर T तक का, लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि बेटा इस बार है स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, मतलब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो मतलब एक करंट की टाइम के साथ इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बहुत भारी प्रोसीजर करना पड़ेगा। और वो भी इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब काफी स्टेप हो जाएंगे, तो वो करना मुश्किल है। लेकिन ध्यान यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या मुझे पता है 0 से T का आरएमएस निकालना है, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ध्यान से देखना 0 से T/2 तक का स्क्वायर जैसा आएगा
वैसा ही t/2 से t का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव में है उतना ही ये निगेटिव में होगा। देखो ये और ये दोनों सेम है, बस पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस है। जब स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। मतलब जैसा ये वैसा ही टोटल। इसका मतलब यदि मैं 0 से t/2 का आरएमएस निकालूं या t से t का निकालूं या 0 से t का निकालूं, तीनों क्या आने वाले हैं? सेम। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो, IRMS और 0 से t जो है इक्वल होगा IRMS 0 से t/2, IRMS और t/2 से t। ठीक है? और थोड़ा ऑब्जर्व करने की चीज है, इसका मतलब ये निकालना है, मतलब ये निकालना है 0 से t/2 तक का। लेकिन 0 से t/2 में भी यदि ध्यान से देखूं तो दो पार्ट है। ये जो ट्राइंगल है इसको हाफ कट करो, 0 से t/4, t/4 से t/2। जैसा 0 से t/4 है उसी का जैसा तो t/4 से t/2 है। ये 0 वाला यहां आ गया, यहां वाला यहां, यहां वाला यहां, यहां वाला, ये सारे करंट एक दूसरे के सेम ही तो है। इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे वैसा ही कुछ इसका स्क्वायर आएगा। बोलो सेम आने वाले हैं नहीं स्क्वायर? स्क्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू के लिए उसका क्या निकालते हैं? एरिया। तो जैसा इसका स्क्वायर आएगा वैसा इसका स्क्वायर आएगा। मतलब जैसी जितनी इसकी मीन वैल्यू आएगी उतनी ही इसकी मीन वैल्यू आएगी। तो ये तो वही वाली सिचुएशन होगी कि यदि मैं इतने का निकाल लूं या इतने का निकाल लूं या टोटल का निकाल लूं, सेम आने वाला है। तो इस बार हम क्या करेंगे? सिर्फ 0 से t/4 का निकालेंगे। तो यहां एक चीज और देख ली, IRMS 0 से t/4 का इसके पूरे के इक्वल आएगा। सेम है बेटा। देखो यदि एरिया हाफ होगा तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा आरएमएस वैल्यू को। तो इस बार 0 से t का निकालो, t/2 का निकालो या t/4 का, इससे कम करेंगे तो नहीं कह सकते। t/4 से कम फिर देखो सेम नहीं है। यदि मैं t/8 करना चाहूं तो उधर का इधर की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि 0 से t/8 और t/8 से t/4 तक अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये निकाल लो। और ये इसलिए बेटा आसान है, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक करंट का वेरिएशन एक जैसा ही है। यदि मैं यहां तक का निकालता तो फिर मेरे को एक इक्वेशन ये लिखनी पड़ती, एक इक्वेशन ये लिखनी पड़ती, थोड़ा टाइम लगता। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, फॉर 0 to t/4, फॉर 0 to t/4 आई विल बी इक्वल टू, करंट बेटा एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेटा ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट इसका क्या है? 0। मतलब c की वैल्यू 0 होगी, बस y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। वाई एक्सिस पे है करंट, स्लोप लिखेंगे तो वो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई तो हो गया आई नोट अपॉन डेल्टा एक्स हो गया t/4, ये स्लोप हो गया, इंटू एक्स पे क्या है? टाइम। तो यहां से आ गया i इज इक्वल टू 4I0 अपॉन t इंटू टी। ये करंट आ गया, करंट की इक्वेशन सिर्फ 0 से t/4। ऐसे यदि यहां से t/4 से t/2 निकालते तो फिर वो इक्वेशन आती, तो उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता, लेकिन ये आसान है। तो अब क्या करेंगे आरएमएस के लिए? इसका स्क्वायर करेंगे। तो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16I0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आई स्क्वायर कर दिया। अब इसकी एवरेज वैल्यू मतलब आई स्क्वायर dt करके इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t/4 तक, और उसको t/4 से डिवाइड करेंगे, कर दो आई स्क्वायर। तो ये आ गया इसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन। तो 0 से t/4 16I0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई t/4। ठीक है? तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगा 16I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, कॉमन आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा कैपिटल t की पावर 3/3, और t की पावर 3 को रखोगे तो आएगा t/4 की पावर 3/3 इंटू t/4, ये है t/4। ठीक है बेटा? ये आ गया इसकी वैल्यू।
आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी बाई 4 0 से टी बाई 4। इसका रूट कर देंगे तो आरएमएस आ जाएगा। आई आर एम एस विल बी इक्वल टू रूट ओवर, ये आएगा कितना बेटा टी क्यूब, टी स्क्वायर ये टी क्यूब आएगा, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 16 आई नोट स्क्वायर, ऊपर आएगा 4 डिवाइड बाई 3 ये है ही, और 4 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3। तो ध्यान से देखो 16 ये 4 ये 64 और 64 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आई आर एम एस निकल के आ जाएगा आई नोट बाई रूट 3। क्या निकल के आ जाएगा आई नोट बाई रूट 3 आर एम एस वैल्यू। तो ट्राइंगुलर वेव जो होती है इसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू आई नोट बाई रूट 3 आती है। ऐसे भी याद रख सकते हो जब भी करंट का लीनियर कुछ वेरिएशन हो तो उसके लिए आरएमएस वैल्यू आई नोट बाई रूट 3 आती है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? ये तो बेटा सोल्व किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, या फिर ये याद रख लो ट्राइंगुलर के लिए, अदरवाइज कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। तो आई आर एम एस आ गया आई नोट बाई रूट 3। नोट करो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अगली वेव के लिए, या फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। चलो ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए होमवर्क में ले लो तुम, एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं ताकि तुम प्रैक्टिस करके रखो। एक क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया होगा ये तो? एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, सॉ टूथ वेव वाला। इस टाइप से, ये t है, ये t बाई 2 है, ये आई नोट है, ये माइनस आई नोट है। वो सारी चीजें करनी है, एवरेज निकालना है हाफ टाइम पीरियड के लिए, और आरएमएस निकालना है कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए। सोल्व करके तुम्हें बताना है, ठीक है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।